दिलशाद और बाकी जेट क्रू मेंबर्स ने वेद को जय विलास रेस्टोरेंट में बुलाया था। वेद वहां पहुंचा और उससे पहले जिग्नेश भी अपने साथियों और मोला के साथ वहां पहुंच चुका था। वेद को देखते ही जिग्नेश का चेहरा बदल गया और वो गुस्से में सुनैना और क्रू के टेबल की तरफ बढ़ते हुए बोला, सुनैना, तुम जानती हो मुझे ये जगह पसंद है। मैं सोच रहा था इससे हिसाब कैसे बराबर करूं और तुम खुद ही इसे लेकर आ गई। मुझे पहले से शक था कि तुम्हारे अंदर इस लड़के के लिए स्पेशल फीलिंग्स है। सुनैना, तुम इससे दूर रहो वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो अब इसका होगा। जानती हो ना, सबरवाल फैमिली इसे ढूंढ रही है। बताओ अगर मैं अभी उन्हें कॉल कर दूं तो क्या होगा। असल में जिग्नेश उस दिन गाड़ी डैमेज होने की वजह से जल्दी निकल गया था और उसे आगे का कुछ नहीं पता था। सुनाने का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने दिलशाद की तरफ देखा। सबको एयरपोर्ट वाला सीन याद आ रहा था। दिलशाद डर गया और धीरे से बोला, मिस्टर वेद, सॉरी, हमारी वजह से आप फंस गए। आप और रंगीला पहले निकल जाइए, हम संभाल लेंगे। वेद मुस्कुराते हुए जिग्नेश से बोला, शेर के इलाके में शेर को ललकारने का अंजाम जानते हो? नहीं जानते ना, आज जान जाओगे। जिग्नेश जोर से हंस पड़ा। बोल तो ऐसे रहा जैसे ये होटल तेरे बाप का है। वेद हल्के से मुस्कुराया। सही कहा, ये मेरे बाप का है। किसी को वेद की बातों पर यकीन नहीं था। तभी एक आदमी बोला, मैंने इनसाइड इंफॉर्मेशन सुनी थी कि जय विलास होटल एक इन्वेस्टर देश का गद्दार था जो मार दिया गया। कहीं तुम उसके रिलेटिव तो नहीं? अब तो जिग्नेश के साथ और भी लोग हंसने लगे, लेकिन वेद के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसकी मुट्ठी कसकर बंद गई और वो उठकर भागते हुए उस आदमी के पास आया और उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया और सब दंग रह गए। रेस्टोरेंट का मैनेजर बाहर भागते हुए आया। जिग्नेश मैनेजर को देखकर बोला, देखो ये सब क्या हो रहा है, निकालो उस गुंडे को बाहर, जल्दी सिक्योरिटी बुलाओ। इससे पहले कि मैनेजर सिक्योरिटी बुलाता, दो लड़कियां अंदर आई, कृषा और कृति। वो सीधे वेद की तरफ बढ़ी और मैनेजर चुप हो गया क्योंकि दोनों लड़कियों को लखवीर ने खुद ट्रेन किया था और ये बात पूरा स्टाफ जानता था। उसने रिस्पेक्ट से कहा, आप दोनों को यहाँ सोडी सर ने भेजा है, लेकिन दोनों ने उसे इग्नोर किया। कृति ने वेद के पास आकर रिस्पेक्ट से कहा, मिस्टर वेद, आपके रूम की क्लीनिंग हो गई है, ये रहा रूम कार्ड। मिस्टर सोडी ने आपका खास ख्याल रखने को कहा है। आखिर आप यहाँ के शेयर होल्डर जो है। सारा रेस्टोरेंट हक्का बक्का रह गया। जिग्नेश और मैनेजर ने कार्ड पर रूम 6518 लिखा देखा। वो तो जय विलास होटल का सबसे लग्जरी रूम था जो पहले सिर्फ लखवीर सोडी के लिए रिजर्व रहता था। वेद ने मुस्कुराते हुए जिग्नेश की तरफ देखा। वक्त है पुराना हिसाब चुकाने का। तुम बार बार मुझे प्रवोक कर रहे हो और जब मेरा पारा चढ़ता है तो मैं सामने वाले की औकात याद दिला देता हूँ। जिग्नेश का चेहरा सख्त हो गया। अब वो वेद से लड़ना नहीं चाहता था। आखिर वेद जय विलास के लखवीर सोडी से कनेक्टेड था और शेयर होल्डर भी था। उसने मोला को इशारा किया और मोला जो शॉर्ट स्कर्ट और स्टॉकिंग्स में बैठी तमाशा दिख रही थी, उठी और जिग्नेश के पास जाकर खड़ी हो गई। फिर सदकते वॉइस में वेद से बोली, मिस्टर वेद, राइट? आज जो हुआ वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। क्यों ना साथ बैठकर एक ड्रिंक ले लें? इस मैटर को यहीं खत्म कर दीजिए, ओके? मोला कमर लचकाकर चलते हुए वेद के पास आई। उसकी फिगर कमाल की थी और ज्यादातर मर्द इस तरह के टेम्पटेशन के आगे झुक जाते थे। मोला को लगा कि उसने वेद को चार्म कर लिया है और वो मुस्कुराने लगी। उसने जिग्नेश की तरफ आंख मारी, लेकिन वेद मोला से दूर सरक कर खड़ा हो गया और मुस्कुराकर बोला, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? मैं तुम्हें जानता तक नहीं और मुझे तुम में इंटरेस्ट भी नहीं है। मोला का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वेद की ठंडी नजरों ने जैसे उसके ऊपर ठंडे पानी की बाल्टी डाल दी हो। वो पीछे हटी और बनावटी मुस्कान के साथ बोली, कोई बात नहीं है, अगर मिस्टर वेद को मैं पसंद नहीं आई, ड्रीम मीडिया में और भी बहुत सी सुंदर लड़कियां हैं। जिग्नेश सर तो ड्रीम मीडिया की यंग बॉस है। अगर आप उनसे दोस्ती कर लेंगे तो आपके आगे सारी हसीनाएं आपकी जेब में होंगी। वेद के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने जिग्नेश की तरफ देखा और धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में बोला, ड्रीम मीडिया के यंग बॉस? तुम ड्रीम मीडिया के यंग बॉस रहे होगे लेकिन अब नहीं। जिग्नेश गुस्से में बोला, क्या बात है? जय विलास ग्रुप के मेजर शेयर होल्डर होकर अब ड्रीम मीडिया के इंटरनल अफेयर्स में दखल देने का इरादा है? तुम अपनी हद से ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहे? ड्रीम मीडिया भले ही जय विलास जितना रिच नहीं है, पर कोई भी उसमें दखल नहीं दे सकता। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि ड्रीम मीडिया का असली बॉस कौन है। वेद के होठों पर तिरछी मुस्कान उभर आई। मुझे तो अंदाजा है लेकिन तुम्हें नहीं है, और जब अंदाजा होगा तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। फिर वेद ने मोबाइल निकालकर ड्रीम मीडिया में किसी को कॉल लगाया और कॉल कनेक्ट होते ही बोला, मैं जय विलास रेस्टोरेंट वाले फ्लोर में हूँ। ड्रीम मीडिया के सभी शेयर होल्डर्स और इंपॉर्टेंट मेंबर्स को बोलो कि अगले 30 मिनट में यहाँ पहुंच जाए। जिग्नेश ने हंसते हुए कहा, दिखावे की भी हद होती है। तुम बुलाओगे और ड्रीम मीडिया के शेयर होल्डर्स थोड़े चले आएंगे? हमें पागल समझा है क्या? वेद जिग्नेश से बोला, 30 मिनट बाद सब पता चल जाएगा कि तुम पागल हो या नहीं। तुम लोग खाना खाने आए थे तो खाना खाओ, और जब तुम्हारे जान पहचान वाले लोग आएंगे तो यहीं बैठकर उनका स्वागत कर लेना। उसने फिर ट्विन सेक्रेटरी सिस्टर्स से कहा,
तुम लोग जाओ, अपना काम करो। मिस्टर सोडी को बोल देना यहाँ सब ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोनों बहनें मुस्कुराई और वहां से चली गई और जिग्नेश भी वेद के पास वाले टेबल पर बैठ गया। वो बस आधे घंटे बाद वेद का मजाक बनते देखना चाहता था। इधर दूसरी तरफ पूरी रात कियारा ने भी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए, लेकिन उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे कवीना सिर्फ उसका साथ देने का दिखावा कर रही है, क्योंकि चाहती तो वो भी कियारा की सेफ्टी ही थी। इसलिए कियारा ने तय किया कि अब चुपके से घर छोड़कर जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। जब सब अपने काम में जुट गए तो वो बीच दोपहर पैकिंग करके रायज़दा मेंशंस के दबे पांव निकल रही थी कि तभी एक आवाज आई। ऐसे दबे पांव कहाँ जा रही हो? कियारा ने पलट कर देखा तो सामने जिया खड़ी थी, जो हैरानी और कंफ्यूजन से उसे देख रही थी। कियारा हड़बड़ा गई और बहाना बनाते हुए बोली, वो मैं किसी काम से जा रही थी, ऑफिस के कुछ काम से। जिया ने एक आईब्रो उठाकर कहा, ओह रियली? मैंने भी घाट घाट का पानी पिया है कियारा भाभी। मैं चेहरा देखकर झूठ पकड़ लेती हूँ। अब सच बताओ, तुम कहाँ जा रही थी? जानती हो ना तुम्हारी जान पर खतरा हो सकता है। उस वक्त गबीना भी वहां आ गई और कियारा को घूरते हुए बोली, तुमने कहा था ना मिलकर कुछ आइडिया निकालेंगे, फिर क्यों भाग रही से? दरअसल गबीना ने ही जिया को एन मोमेंट पर कियारा से मिलने का सेटअप किया था ताकि सब कुछ कोइंसिडेंटल लगे, लेकिन वो जानती थी कि जिया ही अब कियारा की हेल्प कर सकती है, पर वो खुद उससे यह बात नहीं कह सकती थी, इसलिए वो एक्ट करती रही। जिया ने घूरते हुए गबीना की तरफ देखा और बोला, तुम भी इनका साथ दे रही थी? तुम दोनों का दिमाग ठिकाने पर है कि नहीं? कियारा ने गहरी सांस लेकर कहा, बिल्कुल ठिकाने पर है दिमाग, और मेरा जाना बहुत जरूरी है जिया, प्लीज अंडरस्टैंड, वरना मैं ये रिस्क नहीं लेती। कियारा का गंभीर चेहरा देखकर जिया ने सॉफ्टली पूछा, ऐसी भी क्या वजह है? कियारा ने नाम से हिलाया, मैं नहीं बता सकती, आई एम सॉरी, बट ट्रस्ट मी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। जिया प्लीज मुझे रोको मत। वहां एक पल के लिए सन्नाटा फैल गया। आखिर जिया ने गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, जाओगी तो अपनी असली चेहरे में नहीं जाओगी, क्योंकि अगर किसी किलर ने तुम्हें पहचान लिया तो तुम जिंदा नहीं बचोगी। चलो तुम्हारा हुलिया बदल देते हैं। जिया कियारा को लेकर अपने कमरे में आई और तेजी से कियारा का मेकअप शुरू कर दिया। ये मेकअप स्किल्स मोनिका ने उसे सिखाई थी जब वो रायज़दा मेंशन में थी। कुछ मिनट बाद जिया हल्की मुस्कान के साथ बोली, अब कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। कियारा ने तुरंत हड़बड़ा कर कहा, लेकिन मेरे जाने के बाद गार्ड्स को शक हो गया तो? जिया ओनली यू कैन हेल्प मी। तुम्हारा और मेरा बॉडी स्ट्रक्चर सेम है। तुम अपना हुलिया बदल कर कियारा बनकर रहो। आई प्रॉमिस मैं जल्दी वापस आऊंगी। जिया ने गबीना को घूर कर देखा और मजबूरी में हाँ में सिर हिला दिया। वो जल्दी से कियारा के कपड़े पहनकर और मेकअप करके तैयार होने के बाद धीरे से बोली, अब सिर्फ एक काम बाकी है, गार्ड्स को भटकाना। तब गबीना कनिंग स्माइल के साथ बोली, वो तुम सब मुझ पर छोड़ दो। गबीना ने सिक्योरिटी गार्ड्स का ध्यान भटकाया और मौके का फायदा उठाकर कियारा पीछे के रास्ते से निकलकर बस स्टैंड की तरफ निकल गई। लेकिन कियारा इस बात से अनजान थी कि किसी ने उसे निकलते हुए देख लिया था और बदले हुए हुलिये के बावजूद उसे पहचान कर उसका पीछा करने लगा था। पर जो राज सिर्फ जिया, गबीना और कियारा के बीच था, वो किसी चौथे को कैसे पता चल सकता था? इधर जय विलास होटल में दिलशाद, चार्ली और बाकी फ्लाइट अटेंडेंट अभी भी शॉक थे। दिलशाद थोड़ी हिम्मत करके धीरे से बोला, मिस्टर वेद, क्या आप सच में जय विलास के शेयर होल्डर हैं? वेद मुस्कुराया और कंधे उचकाते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है, तुम दिलशाद ने राहत की सांस ली। दिलशाद ने मन ही मन कहा, मतलब ये सब वेद का ब्लफ था। अगर वेद सच में जय विलास का शेयर होल्डर होता तो हम जैसे मामूली लोगों के साथ क्यों बैठता, और किसी को उसके बारे में पता कैसे नहीं है? शायद मिस्टर सान्याल और लखबीर सोडी ने वेद की हेल्प की होगी। आखिर जय विलास ग्रुप के असली मालिक तो मिस्टर लखबीर सोडी है। सबने राहत की सांस ली, सिवाय रंगीले के। वो अब भी वेद को गौर से देख रहा था, जैसे कुछ सोच रहा हो। रेस्टोरेंट के वेटर्स अब बहुत रिस्पेक्टफुल हो गए थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये टेबल स्पेशल गेस्ट्स की है। वेद ने सबकी तरफ मुस्कुरा कर कहा, ये सब छोड़ो और अब काम की बात करो। इस लंच और बुलाने का मकसद क्या है? क्या चाहिए मुझसे? वेद जल्द से जल्द पुणे का मसला निपटाकर तेजस को ढूंढने सियांग वैली जाना चाहता था। उसकी बात सुनकर सब चौंक गए, लेकिन फिर दिलशाद ने दिल पर पत्थर रखकर अपनी प्रॉब्लम बताई। वेद ने सब सुनकर हल्की सी हंसी के साथ कहा, भाई तुमने तो मुझे बहुत बड़ा आदमी समझ लिया। पुणे एफएमएम मेडिकल हॉस्पिटल में मेरा कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। ये सुनकर दिलशाद थोड़ा निराश हुआ, लेकिन वेद फिर बोला, लेकिन मैं खुद चलकर तुम्हारी माँ का चेकअप कर सकता हूँ। ये सुनकर दिलशाद की आंखों में चमक आ गई। फिर उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, मिस्टर वेद, मुझे पता है आपने मिस्टर सन्याल की पोती और काफी लोगों का ट्रीटमेंट किया है, और आपकी फीस तो शायद ही मैं अफोर्ड कर पाऊं, लेकिन फिर भी आप एक बार बता देते तो। वेद ने हाथ उठाकर मना किया और मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों की मदद करने के लिए मैं पैसे नहीं लेता। उसी वक्त पास की टेबल पर बैठे जिग्नेश ने ठंडी हंसी के साथ कहा, वाह क्या इमोशनल सीन है, झूठी दया।
अच्छा झूठी अच्छाई झूठे दरिया दिली, ये क्या कोई ट्रीटमेंट करेगा? इतनी कम उम्र में कोई अच्छा डॉक्टर बन सकता है क्या? उसके लिए सालों का एक्सपीरियंस चाहिए। पास बैठी पांचों फ्लाइट अटेंडेंट्स ने उसे गुस्से से देखा। सुनैना ने गंभीर चेहरा बनाकर गुस्से में कहा, जिग्नेश, माइंड योर ओन बिजनेस। मिस्टर वेद का टैलेंट तुम्हारी सोच से बहुत ऊपर है, उनके बारे में गलत अंदाजे मत लो। ये सुनकर जिग्नेश का चेहरा लाल पड़ गया। वो गुस्से से कांपते हुए सुनैना पर चिल्लाया, क्यों? मैंने वेद से थोड़ी बदतमीजी क्या कर दी तो तुम्हें बुरा लग गया? अब तुम्हें मुझसे ज्यादा अमीर लड़का मिल गया है तो तुम उसे फंसाने का सोच रही हो ना? मान लो ये जय विलास का शेयर होल्डर है भी तो? ऐसे लोगों की जिंदगी में कितनी औरतें होती हैं, गिन पाओगे तुम? बस एक खिलौना बनकर रह जाओगे। और ये तुम्हारा इस्तेमाल। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक पानी का ग्लास सीधा उसके चेहरे पर जा गिरा और टूट कर बिखर गया। ये ग्लास उठाकर वेद नहीं फेंका था। जिग्नेश लड़खड़ा कर पीछे गिर पड़ा और कांच टकराने से उसके चेहरे से खून बहने लगा। जिग्नेश के साथ आई मोला घबरा कर चीखी और भागकर उसे उठाने लगी। तभी वेद ने ठंडी आवाज में कहा, मैंने तुम्हें तुम्हारे लोगों का वेट करने को कहा था, बकवास करने को नहीं। तुमने एक इज्जतदार लड़की की बेइज्जती करने की गलती की है और गलती की कीमत चुकानी पड़ती है। अगर दोबारा मुंह खोला तो तुम्हारे पूरे दांत तोड़ दूंगा, समझे? इस वक्त रेस्टोरेंट का सबसे भीड़ भाड़ वाला वक्त था। चारों तरफ लोग ही लोग थे, लेकिन वेद को किसी की परवाह नहीं थी। ना लोगों की, ना नजरों की, ना इस बात की कि कोई उसे छिपकर रिकॉर्ड कर रहा है। जिग्नेश ने खून से भरे मुंह पर हाथ रखा और खड़ा हुआ। वो गुस्से से चीखा, वेद, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम सोचते हो कि जय विलास के प्रेसिडेंट को जानने से हमें दबा लोगे? हम ड्रीम मीडिया वाले वो नहीं है जो किसी के ग्रुप के आगे झुक जाएं। भूलो मत, ये मीडिया एज है। हम लोग हैं जो पब्लिक ओपिनियन को कंट्रोल करते हैं। अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो मैं तुम्हारी रेपुटेशन मिटा दूंगा। जब तुम्हारी वजह से जय विलास की बदनामी होगी तब प्रेसिडेंट सोडी को क्या जवाब दोगे? वेद ने सिर्फ तेज नजर से उसे देखा और जिग्नेश का चेहरा सफेद पड़ गया। तभी कुछ मिडिल एज बिजनेसमैन गुस्से में अंदर घुसे। एक गुस्से में बड़बड़ाया, वो कौन है और क्या समझता है खुद को? एक तो फोन करके हमें बुला लिया, दूसरा भी चिढ़कर बोला, मैं तो खाना खा रहा था, सब छोड़कर आना पड़ा। क्या सोचता है बलवीर ने अपनी जगह उसे बॉस बना दिया तो हमें पकड़ दिखा सकता है? हम भी शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास 10 to 15% के शेयर्स हैं। उन्हें देखकर जिग्नेश हैरानी से बोल पड़ा, अंकल आप लोग यहाँ? तब वेद शांति से कहा, ठीक है, सब लगभग आ ही गए, बस शैलेश पटेल बाकी है। खैर, अब उसे कंपनी के किसी भी काम में आने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही सबके चेहरे सफेद पड़ गए। तीनों मिडिल एज लोग हक्के बक्के होकर वेद को देखने लगे। उनमें से एक पीछे हटते हुए बोला, तुम अरे ये कैसे हो सकता है? इतनी कम उम्र में? नो, दिस इज इम्पॉसिबल। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही लड़का है जिसने उन्हें बुलाया है, वही नया प्रेसिडेंट ऑफ ड्रीम मीडिया है। असल में जब बलवीर बोसा और बोसा के मास्टर से मिला था और वेद का उससे आमना सामना हुआ था, तब वेद बलवीर को पीटने वाला था और बचने के लिए बलवीर ने पैसे देने का ऑफर किया था। लेकिन वेद ने उससे कंपनी ही मांग ली थी और जान के डर से बलवीर ने वही किया जो वेद चाहता था। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं थी। वेद बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। वहीं जिग्नेश का चेहरा सफेद पड़ गया। वेद, इसका क्या मतलब है? मेरे डैड का आना जरूरी नहीं है, ये क्या बकवास है? जानते हो मेरे डैड कौन है? वेद शेयर होल्डर्स के सामने आया और एक कुर्सी खींचकर बैठते हुए मुस्कुराते हुए बोला, अब ड्रीम मीडिया का तुमसे और तुम्हारे परिवार से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। उसी वक्त दरवाजे से एक भारी आवाज आई, देखता हूँ कौन है जो ड्रीम मीडिया की गद्दी छीनने की बात कर रहा है। आखिर कौन है ये शख्स जो सीधा वेद को चेतावनी दे रहा था? क्या सच में वेद हासिल कर पाएगा ड्रीम मीडिया या फिर रह जाएगी उसकी दी हुई जुबान कच्ची? कौन था जो कियारा का पीछा कर रहा था? कियारा पुणे पहुंचेगी तो क्या मुसीबत खड़ी होगी? क्या होगा जब वेद को पता चलेगा कि कियारा रायजादा उसका पीछा करते हुए उसका सच जानने आई है? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।